विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय कला का वैश्वीकरण पर प्रभाव या वैश्वीकरण का भारतीय कला पर क्या प्रभाव पड़ा। कला और वैश्वीकरण, यह जो सब्जेक्ट है आर्ट एंड ग्लोबलाइजेशन, इस विषय को MFA स्नातकोत्तर के सिलेबस में स्थान दिया गया है और सभी लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक सामान्य कला के जिज्ञासु के लिए भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। भारतीय कला का समुन्नत वैभव अपने ऐतिहासिकता एवं पौराणिक तथ्य के साक्ष्य के आधार पर अत्यंत समृद्ध है। पौराणिक ग्रंथों में उद्धृत वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम से ही वैश्विक समग्रता का अनुभव होता है। इस विचारधारा के बीज से उत्पन्न कलात्मक धरोहरों में समस्त संसार के भिन्न भिन्न कलाओं रूपों का समन्वय द्रष्टव्य होता है। ग्लोबलाइजेशन word is used in art terminology from 1991 with the revolution of information and technology and reformation of business world. वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं और संस्कृतियों में उत्पादों, प्रौद्योगिकी, सूचना और नौकरियों का प्रसार भी है। इसका उद्देश्य न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को आर्थिक रूप से खड़ा करना था। वैश्वीकरण से गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, श्रम में गुणवत्ता एवं अनेक क्षेत्रों में बेहतरी तक परिकल्पना की गई थी। कला व्यापार को समृद्ध करने के जैसे इस शब्द का बारंबार उपयोग कर पत्र पत्रिकाओं अथवा समाचार माध्यमों के जरिए कला वस्तु को सामान्य जन तक पहुंचाने के ढेर से किया गया। इसमें कलाकार विभिन्न प्रदेशों में जाकर अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर धन उपार्जन करने का भी ध्यान रखते थे। अब कलाकारों का उद्देश्य स्वांता सुखाय न होकर प्रसिद्धि तथा धन उपार्जन हो गया था। ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में कुछ विशेष जो चीज़ें तथ्य सामने आते हैं, उनमें मुख्य रूप से है वैश्वीकरण के संस्कृति पर प्रभाव। क्षेत्रीय संस्कृतियों से लोगों का उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ झुकाव होगा। पीपुल फ्रॉम द रीजनल कल्चर लीन टुवर्ड्स कंज्यूमरिस्ट कल्चर। एक उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ सभी लोगों का झुकाव होता गया। वैश्विक प्रकृति की संस्कृति का उदय, ये दूसरा कारण है। राइज ऑफ कल्चर ऑफ ग्लोबल नेचर, एक वैश्विक प्रकृति हो गई। सभी लोगों में एक समान स्वभाव, एक जैसी चीज़ें, एक जैसे जीन दिखने लगे। यह एक दूसरा इसका प्रभाव पड़ा। तीसरा जो प्रभाव है, पूंजीवादी समाजों के अनुरूप सांस्कृतिक मॉडल में विस्तार। अब जैसे जैसे पूंजीवादी दृष्टि समाज को विकास का एक अलग तरीके से उसका दृष्टिकोण होता है, पूंजीवादी दृष्टिकोण, तो उस तरीके से कैसे विस्तार हुआ हमारी संस्कृति में, वो ये महत्वपूर्ण प्रभाव है। एक्सपेंडिंग कल्चरल मॉडल इन लाइन विथ सोसाइटीज। जो नेक्स्ट प्रभाव है, संस्कृतिकरण के वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता का कम होना। Reduced cultural diversity as a result of cultural globalization। अब ये पहले था कि विविधता दिखती थी, हमारे यहाँ का परिधान अलग है, एक ब्रिटेन का परिधान अलग है, इटली का परिधान अलग है, लेकिन इसके कारण अब जो सांस्कृतिक वैश्वीकरण हुआ उसमें ये सब समरूपता दिखने लगी। हम वैदेशिक पैंट, शर्ट, कपड़े, फुल पैंट सब कुछ ग्रहण करने के आदी हो गए। बहुत सारी चीज़ें आदतन शामिल होती गई हमारी संस्कृति में। जैसे हमारे भोजन में पिज्ज़ा शामिल नहीं था, मैगी शामिल नहीं था। वैश्वीकरण के इम्पैक्ट के कारण, बाजार के प्रभाव से ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति में शामिल होती चली जा रही हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है वो है व्यवसायीकरण। कुछ कलाकार अपने मार्केट को जीवित रखने के लिए हमेशा चर्चा में बने रहना चाहते हैं
और बने रहते हैं। इसके लिए वे तरह तरह की प्रचारात्मक गतिविधियों का भी प्रयोग करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण कला संसार में लाभ व हानि दोनों चीज़ें व्यापक रूप से हो गई है। कला के खरीदारों को भारत में बड़ौदा, मुंबई, दिल्ली इत्यादि जगहों पर कलाकृतियाँ आसानी से मिल जाती थी, किंतु कोलकाता जैसे शहर में कलाकृतियों की समालोचना, आर्ट क्रिटिसिज्म बहुत होती थी, अच्छी होती थी, किंतु वहाँ खरीदार नहीं हुआ करते थे। आज ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से सभी जगह एकरूपता हो गई है। मार्केट के दुष्प्रभाव से कला संसार में अनुकृति चित्रण यानी कॉपी वर्क का प्रचलन बढ़ गया। इससे महत्वपूर्ण चित्रकारों की कृतियों की नकल भी बाजार में बहुत बिकने लगी। छापा कला में विकसित तकनीकी बदलावों के कारण यह और भी आसान हो गया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं कि जो आकस्मिक बदलाव आए हैं, एक से एक मीडिया सरफेस पे प्रिंट हो जा रही है। आप चाहे वॉल स्टिकर प्रिंट करना चाहे हो, या फिर आप ग्राफिटी के लिए वॉल स्टिकर यूज होती है, या फिर आप चाहें तो फ्लैट बेड प्रिंटर के इस्तेमाल से फ्लैक्स पे प्रिंट कर लें, कैनवास पे प्रिंट कर लें। ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो इससे व्यक्ति की कलात्मक क्षुधा, जो बायर हैं, जो दर्शक हैं, प्रेक्षक अपने घरों में आसानी से कम कीमत पे अच्छी फोटोग्राफ्स और कलाकार अच्छी कृतियों के नकल को भी आसानी से वो अपने घरों में स्थान देने लगे। पारंपरिक गैलरी वाले भी कला व्यवसाय के रूप में समय समय पर बदलाव तथा जोड़ तोड़ करते रहते हैं। यह उनका रोजमर्रा का कार्य है। ग्लोबलाइजेशन का दूसरा प्रभाव है हमारे रहन सहन के स्तर में बदलाव। स्वभावतः मनुष्य की आकांक्षा जैसे जैसे बढ़ती है और धनोपार्जन बढ़ता है, तब रहन सहन के स्तर में भी बदलाव आने लगता है। धनिक होते होते ये सभी लोग अपने दमित इच्छाओं की पूर्ति भी करने लगते हैं। किसी के मन में इच्छा होती है कि मैं एक बहुत बड़ी ब्रांडेड गाड़ी से घूमूंगा, किसी की इच्छा होती है कि मैं एक बड़ा सा मॉल बनवाऊंगा, किसी की इच्छा होती है कि मैं बड़ी एक मूर्ति बनवाऊँ अपने दादाजी की। तो वो पैसे आने लगते हैं, तो ये सब कामें, उनके अंदर की जितनी दमित इच्छाएँ हैं, जो इच्छाएँ दब गई है, वो सब भी बाहर आने लगते हैं। वैसे ही कलाकार के जीवन स्तर में भी बदलाव आता जाता है। प्रथमतः प्रारंभिक स्थान, तत्पश्चात अन्य प्रदेशों या विदेशों में वे अपनी कला का प्रसार करने लगते हैं और इस प्रकार की गतिविधियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से एक देश की कृतियाँ दूसरी देशों में भी प्रदर्शित होती है। इससे कलाकार तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ में जो उनकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं वो एजेंसी भी लाभान्वित होती है। एक प्रश्न है जो विचार करने योग्य है कि क्या प्राचीन कला में भी ये गुण थे या तत्कालीन कलाकारों में ऐसा नहीं हुआ करता था। ध्यान होगा कि जितने भी पारंपरिक कलाकार हुए वो ज़्यादातर जो इतने रेफरेंसेस हमें प्राप्त होते हैं वो किसी न किसी राजाज्ञा से, पोप के आदेश से, गिरजाघर के आदेश से, किसी धनिक व्यक्ति के आदेश से काम करते रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक भारतीय कला के अध्याय जम्बूद्वीप की कला में स्पष्ट सामने आता है कि जम्बूद्वीप के व्यापक क्षेत्र का संबंध उस समय स्थानीय ईरान, इराक, मिस्र, इजिप्ट इत्यादि जगहों से था, जहाँ की कला एक दूसरे से अंतरंगता रखती थी। आप सभी लोग निश्चित है एक बार जम्बूद्वीप की कला भारतीय कला पुस्तक में, जो वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है और पृथ्वी प्रकाशन से पब्लिश्ड है, इस बुक को आप अवश्य पढ़ें। उन्होंने इस बात पर भी बताया है कि मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं। इससे पहले की संस्कृति में मिस्र के पिरामिड, मृत शरीर को सिंचित करना, मृत शरीर के साथ दैनंदिन सामग्री रखना, कई देशों के मृतक संबंधी संस्कार में साम्यता मिलती है। शवदाह की परंपरा बुद्ध के साथ भी मिलता है। इजिप्ट में ममी बनाकर रखते हैं। भारत में भी शवदाह के उपरांत दैनिक जनजीवन की वस्तुएं दान करने की प्रथा रही है। सुमेरियन संस्कृति का भारत के साथ साम्य होने में कला का हम प्रचार भी देखते हैं। सपक्ष सिंह यानी पंख के साथ जो संयुक्त प्राणी बनाए गए, घोड़े बनाए गए, ये सब सुमेरियन कला की देन थी, जो भारत में शिल्पों में भी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार प्रसार के लिए भी वानिकों को
के द्वारा यानी व्यापारियों के द्वारा कला वस्तु, एक जगह की कला वस्तु दूसरे जगह पर ले जाई गई। असीरियन संस्कृति में पंखयुक्त घोड़े का प्रयोग मिलता है, जो भारत, सुमेरिया आदि जगहों पर भी शिल्पों में प्रयोग किया गया। साक्षी स्तूप में आप आराम से इसे देख सकते हैं। सपक्ष पशुओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसका वर्णन है। अजंता के चित्र तथा मूर्तियों में भी इन पशुओं का अंकन है। बाद के दिनों में उड़ीसा के मंदिरों में भी इस प्रकार के विलक्षण पशुओं का अंकन किया गया है। सिंह और मनुष्य के मेल से बनी आकृतियां यहाँ बनाई गई है। आप नरसिंह अवतार में भी हम देखे हैं कि सिंह और नर का संगम दिखाई देता है। उसी प्रकार नरव्याल, शुकव्याल, मत्स्यव्याल इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ऐसा अंकन ग्रीक देश में भी किया गया है, जहाँ दो सिर वाले पक्षी का अंकन है। बाइजेंटाइन कला में, टेक्सटाइल में खास तौर से वहाँ मिलता है। यह ग्लोबलाइजेशन के कारण ही संभव हो सका। अजंता में एक सिर और 4 शरीर वाले मृग का अंकन है। ये विभिन्न प्रतीक यथा वृक्ष, पर्णकुंभ इत्यादि का अंकन विभिन्न जंगों में एक समान रूप में है। एकेंथस पौधे की पत्ती, जिसे भटकटैया कहते हैं, यह ग्रीस में, भारत में गंधार के प्रभाव से कोरंथ पिलर में बने हुए मिलते हैं। आज के दिनों में ग्लोबलाइजेशन का अभूतपूर्व प्रभाव संपूर्ण मानव संस्कृति पर पड़ा है। किसी खास देश की कला परंपरा के रूप का पुनः उत्पादन कलाकार अपने कला अनुभव के साथ जोड़कर कर रहे हैं। जो कृतियां बना रहे हैं उसमें अपने कला अनुभव के साथ साथ जो वैश्विक रूप है, विभिन्न स्थानों के जो प्रचलित रूप हैं, उनको भी अपनी कृतियों में स्थान दे रहे हैं। साथ ही सूचना क्रांति के अभूतपूर्व संसाधनों की उपलब्धता से लाभान्वित होकर कलाकार किसी भी देश में घटित होने वाली कलात्मक गतिविधियों में प्रतिभाग करने में सक्षम हो रहे हैं। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप आसानी से दूसरे देशों में किए जाने वाले जो प्रतियोगिताओं के अनाउंसमेंट वेबसाइट के थ्रू हो रहे हैं, उसकी खबर आप लेते हैं, आप उसमें प्रतिभाग करते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से एक देश में निर्मित कृति या कला रूप तत्काल प्रभाव से अन्य देशों में भी प्रचलित हो रही है, और यह एक फैशन के रूप में विभिन्न देश के वासियों के द्वारा अपनाई जा रही है। ग्राफिटी कला, मल्टीमीडिया आर्ट, परफॉर्मेंस, प्रतिस्थापन आदि कला अभिव्यक्ति रूप जो है, ये सब ग्लोबलाइजेशन के ही देन है। जो अंतर्देशीय कला है वो सम्मेलनों में जो होती है, देशों के और विभिन्न विधाओं के कलाकार एक साथ अपनी कलाकृतियों को उत्पादित करते हैं मिलकर और प्रदर्शित कर रहे हैं। ये अब कलाकार ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में सबको, स्वयं को ग्लोबल सिटीजन मानने लगे हैं। ये भ्रमात्मक स्थिति ग्लोबलाइजेशन की देन है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय नागरिकता भी ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है कला में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप आंग्ल भाषा में भी इसको जानना चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट में, हमारी आर्ट ऑफ इंडिया जो इसके नाम से जो हमने अपना कलेक्शन रखा हुआ है यूट्यूब पे, आप उस कलेक्शन में भी इसको देख सकते हैं, जो किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो आपके लिए लाभान्वित हो सकता है। धन्यवाद।